बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। You never see it coming. It could be bad timing, bad judgment, or just bad luck. Apologized after a woman claimed she was kidnapped and sexually assaulted by a state trooper. केस रजिस्टर करवाया है न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में कि उनका बेटा एक किराए का मकान ढूंढ रहा था और जिसमें किसी का फोन नंबर लगा डिस्प्ले कर रखा था, जिस पे बातचीत करके और मकान लिया। तो उसके बाद उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उस पे लगातार दबाव बनाया कि या तो मेरे से शादी कर या पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दूंगी। और इस तरह की जब बात सिरे नहीं चल पाई, उनकी लेजर वैली में एक मीटिंग हुई, उसमें भी इस तरह की शर्त रखी गई और वो जब सक्सेस नहीं हो पाई तो उन्होंने डीएलएफ फेज 3 में उसके खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करवा दिया, जिसके संबंध में शिकायत। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता अपने आप में एक ऐसा विषय जिस पर बहस एक जमाने से चल रही है। इस बहस को एक बहुत बड़ा पैमाना माना गया है मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता यानी पोस्ट मॉडर्निज्म का। लेकिन क्या असल में लैंगिक समानता सच में वो काम कर पाया जिसके लिए इस आंदोलन के लिए बड़ी बड़ी हैना अरेंट, साइमन दी बोवियर और उस तरह की बहुत सारी स्त्रियों ने या उस तरह के बहुत सारे पुरुषों ने, जिन लोगों ने इस समानता के बारे में बातें की, समानता को दुनिया की विचारधारा के सामने लाया, विचारधारा में एक बनाया, मजबूत बनाया, क्या असल में उनका मकसद पूरा हुआ? उनका जो पर्पस था क्या वो पूरा हुआ? क्या लैंगिक समानता सच में है? नहीं है। दुनिया का कोई देश, दुनिया का कोई समाज आज ये दावा नहीं कर सकता है कि दुनिया में हर संस्थान में औरतों का यानी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व उतना ही है जितना मर्दों का है, जितना पुरुषों का है। कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, कुछ आदिवासी समाज ऐसा जरूर है जहां औरतों को आज भी समाज में मतलब उनके समाज में मर्दों पर प्रेफरेंसेस दिए गए हैं, वहां औरतें ही फैसला करती हैं। लेकिन इसका एक और चेहरा है, एक और पर्सपेक्टिव है, एक और एस्पेक्ट है। वो ये बताता है कि जिस तरह एक जमाना था जब सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई, इस सामंतवाद को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ था पूंजीवाद का। तो उस जमाने में आधुनिकता का या कहिए चेंज का, परिवर्तन का मशाल उठा रहा था पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। लेकिन जब बाद में हमने देखा कि कैपिटलिज्म ने जुल्म करना शुरू कर दिया, कैपिटलिज्म ने हैव और हैव नॉट्स के बीच के डिफरेंसेस को बढ़ा दिया, तो फिर यानी कि जिस तरह कभी चेंज, तरक्की, प्रोग्रेस, इक्वालिटी, समानता, डेमोक्रेसी या कहिए कि पब्लिक अथॉरिटी का दुश्मन फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, उसी तरह देखते देखते एक दिन कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद उसका दुश्मन हो गया। तो फिर हमें एंटी कैपिटलिज्म पर जाना पड़ा। फेमिनिज्म का जो फायदा है वो ये है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का हक मिले। बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे कानून ऐसा कर पाए? क्या हमारे कानून जो जेन्युइन विक्टिम्स थे, जिनके खिलाफ बहुत सारे क्राइम्स हुए थे, क्या उनको इंसाफ दिलाने में कामयाब हुआ? तो हमें अगर हम भारत के अभी के संदर्भ में बात करें तो कठुआ याद आता है, कुलदीप सेंगर याद आता है, कई सारे केसेस याद आते हैं, निर्भया कांड याद आता है। अब मैं आपके सामने क्या बोल रहा हूं, तो अगर ये हुआ तो मैं जो अभी आपके सामने एक पक्ष रखने वाला हूं स्त्रीवाद में, फेमिनिज्म के बारे में, वो ये है। फेमिनिज्म पहले तो मैंने आपको बता दिया कि स्त्रियों के हक के लिए यानी उस असमानता को खत्म करने की कोशिश का नाम फेमिनिज्म है, जिसमें मर्द और औरत यानी स्त्री और पुरुष के बीच में भेद किए जाते हैं, खासकर जो जैविक यानी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं होते, जो सोशल एंड कल्चरल यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद किया, जो एक बेटा और बेटी, लड़का और लड़की के पैदा होने पर पहले दिन जो कानून बनाए जाते हैं, जो समाज मानकर चलता है कि इनको ये फॉलो करना है, उसी के खिलाफ युद्ध का नाम फेमिनिज्म है। लेकिन क्या फेमिनिज्म का भारत में या पूरी दुनिया में आज वही असर है? क्या जो कानून बनाए गए फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, उसके मद्देनजर क्या उसका असल उपयोग जेन्युइन लोग कर पा रहे हैं, जेन्युइन विक्टिम्स कर पा रही हैं? अब मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा जिसमें वो कानून जो स्त्रियों के अधिकार के लिए बने थे, स्त्रियों के सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, उसके मिसयूज से सबसे ज्यादा नुकसान उसी स्त्रीवाद को, उसी फेमिनिज्म को हुआ। आइए देखते हैं। हम ये कहते हैं कि दोनों को बराबर होना चाहिए, इक्वली ट्रीट करें। 20वीं सदी में हमने देखा बहुत सारे परिवर्तन आए, बहुत जगह पर समानताएं पैदा हुई उनके बीच। वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो मिले। स्त्रियों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, वो मिला। स्त्रियों को राजनीतिक फैसले, क्या घरेलू फैसले नहीं लेने दिए जाते थे, उसमें हमने उनको देखा। प्रॉपर्टीज नहीं ले सकती थी, प्रॉपर्टी लेने लग गई। नौकरियां उनके लिए नहीं थी, ली जाने लगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता था, पहले बच्चे पैदा करना, बच्चों को परवरिश देना। लेकिन समाज बदला, वक्त बदला, चीजें बदली और देखते देखते समाज एक समानता के नाम पर अपना यूटोपिया लेकर चलने लगा। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूं। मैं खुद अपने आप में स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों की समानता का
जबरदस्त सपोर्टर हूं, लेकिन समानता का सपोर्टर हूं, किसी तरह की किसी के खिलाफ प्रेजुडिसेस का नहीं। आइए अब कुछ बात करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट ने जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश की, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हमने देखा कि फेमिनिज्म कई बार एंटी मेन हो गया। तो वो असल फेमिनिज्म नहीं है, स्त्रीवाद नहीं है। स्त्रीवाद तो समानता की लड़ाई थी, यानी कि फ्यूडलिज्म के खिलाफ, यानी कि पुराने सामंतों को खत्म करके नए सामंतों को लाया जाए। तो उसी तरह की बात हुई। स्त्रियां देखते 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 हमने एक बहुत बड़ा मैं वर्ड इस्तेमाल करने जा रहा हूं, कुछ महिलाएं इस कदर टॉक्सिक हो गई पुरुषों को लेकर के कि उनको लगने लगा कि हर रिश्ते में पुरुष जो है वो सेल्फिश है। ठीक है, समाज की संरचना इतनी खराब जरूर है कि कुछ मामलों में जब पुरुष बहुत लिबरल होता है तो वही समझने लगता है कि वो बहुत अच्छा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। स्त्री को उतना ही अधिकार है जितने आपको हैं। और लेकिन बहरहाल समाज हमारा अभी वैसा नहीं है, तो हम एक निर्माण कर रहे हैं, एक निर्मित दिशा में जा रहे हैं। तो उसमें क्या सिचुएशन हुए। अब आइए, महिलाओं के जो मैंने एक वर्ड यूज किया टॉक्सिक हो जाना, वो इसलिए हो गया कि उन्होंने फेमिनिज्म का वो मतलब उनको समझाया गया, या आजकल का जो कैपिटलिज्म वाला फेमिनिज्म है जो एड्स में, जो टीवी प्रोग्राम्स में दिखलाया जाता है, एक पुरुष सिगरेट पिए या एक औरत सिगरेट पिए, दोनों ही खतरनाक है। पुरुष का सिगरेट पीना एंटी सोशल हो जाएगा, एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसको हे नजर से देखते हैं। औरतों का सिगरेट पीना फिर अच्छा कैसे हो जाएगा, वो मॉडर्नाइजेशन का द्योतक कैसे हो जाएगा, दोनों ही गलत है। सिगरेट पीना ही अपने आप में यही यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिगरेट पीना ही गलत मामला है, उससे नुकसान होता है उससे, लेकिन हम किसी का कैरेक्टर जज नहीं कर सकते हैं कि वो खराब आदमी अच्छा आदमी है, उसी तरह वो खराब लड़की है या अच्छी लड़की है। लेकिन सिगरेट पीना तो खराब है, तो फिर वो मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक तो कहीं नहीं है। अब आइए, बिगनिंग में जो असल फेमिनिज्म, बिगनिंग में क्या, आज भी जो फेमिनिज्म का असल मकसद है वो क्या है, मैं आपको कुछ उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूं। रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, राइट्स। लेकिन किसी को सताना, अपनी स्त्री होने का कुछ फायदा उठा लेना, छोटे छोटे फायदे, आप स्त्री समुदाय के लिए कुछ काम कीजिए, अपने लिए फायदा उठा लेना, ये तो फेमिनिज्म नहीं हो सकता। पूरी दुनिया आज इस बहस में पड़ी हुई है कि क्या फेमिनिज्म सही है, क्या फेमिनिज्म ये वाला सही है, क्या फेमिनिज्म का रूप बदलना चाहिए, क्या फेमिनिज्म से भी पोस्ट फेमिनिज्म कुछ है जिस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म है। आइए इस पर बात करते हैं। कई औरतों के कंप्लेन में कई पुरुष अरेस्ट होते हैं। शुरू में जिस दिन वो अरेस्ट होता है लोग उसको नरभक्षित समझने लगते हैं, उसी दिन फैसला कर लिया जाता है। मीडिया तो फैसला कर ही देती है, तो मीडिया के असर से में आकर आस पड़ोस भी फैसला कर देता है कि वो क्रिमिनल है, उसने औरत के साथ जुल्म किया है। ज्यादातर मामलों में ऐसा होता है, याद रखिए, पुरुष अक्सर ऐसे करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते हैं। तो जब, और हम जानते हैं कि कानून का नियम है, इंसाफ का नियम है कि 7 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अब आइए कुछ बात करते हैं। बदाब्ता ये देखा गया कि अगर किसी मेल और फीमेल में किसी प्रोफेशन को लेकर किसी फैमिली डिस्प्यूट में कोई झगड़ा हो गया या कोई अनबन हो गई, तो उसका फायदा उस औरत ने जाकर उस पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जो उसके करियर को इस साइड से खत्म करने लगा। यानी फेमिनिज्म का उस कानून का फायदा उठाया उसने गलत तरीके से, जो कानून असल में उन बेचारी बदकिस्मत औरतों के लिए बनाया गया था जो अपनी रक्षा नहीं कर पाई थी, जिनकी रक्षा के लिए स्टेट उस वक्त मौजूद नहीं था जब उनको मौजूद होना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताऊं, मोर देन 37% असॉल्ट केसेस वर फॉल्स। इंडियन गवर्नमेंट का ये डेटा है। 37% असॉल्ट के केसेस फेक होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि 63% तो हैं, लेकिन 63% है तो उसके लिए 37% को जेल में नहीं ठूसा जा सकता, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया जा सकता। 37% आबादी बहुत बड़ी है, यानी कि 100 लोगों में जिस पर केस हो रहा है उसमें 37 लोग बेकसूर थे, लेकिन वो जेल गए, उनकी बदनामी हुई। कहां वो सर्टिफिकेट दिखाते फिर गए कि नहीं मुझे कोर्ट ने छोड़ दिया है। दूसरा, 40% रेप केसेस वेर फॉल्सिफाइड। सारे मेडिकल टेस्ट के बाद, कोर्ट में दलीलें देने के बाद साबित हो गया कि वो झूठ है। अब मैं आपको एक केस स्टडी में ले जाता हूं, बहुत फेमस, जॉनी डेप एंड अम्बर हर्ड। कौन नहीं जान रहा है इस केस को भी। इस केस ने दुनिया में हंगामा बर्पा कर दिया। जॉनी डेप द हीरो, पूरी दुनिया जिसको जानती थी, शानदार फिल्मों के एक्टर, शानदार नोटिसेबल एक्टर, लेकिन उनका करियर बहुत हद तक चौपट हो गया। सारी बड़ी कंपनीज जिनके साथ उनके एग्रीमेंट से सबने तोड़ दिया, उनका इमेज धूमिल हो गया, उनको लेबल कर दिया गया कि ही इज अ डोमेस्टिक, ही इज द वन हु डज द डोमेस्टिक वायलेंस, ही इज द क्रिमिनल, ही एक्सप्लॉइट्स अ वुमन। ये पूरी दुनिया में इमेज बनाई गई, बहस हुए कोर्ट में, लेकिन साबित हो गया, जॉनी डेप ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं था और जॉनी डेप बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन बावजूद उसके भी उनको अपने फिर से इमेज रिक्रिएशन में बहुत टाइम लगा। बाकी कंपनीज ने उनको बाद में जिनसे उनके एग्रीमेंट टूटे थे उन्होंने एक तरह से माफी मांगा, अपॉलजी लेटर लिखा और उनसे फिर से एग्रीमेंट कर लिया और सारी पैसे डील। लेकिन सारे लोग तो जॉनी डेप नहीं होते हैं, सबके पास इतने रिसोर्सेज, संसाधन नहीं होते हैं कि वो जॉनी डेप बन जाएं और वो आजाद हो जाए। उनको तो पुलिस पहले दिन से कहना शुरू करती है बीवी को मारता है, रेपिस्ट है, जेल में भी वो यही इमेज लेकर जाते हैं, जबकि कई बार 100 में से 40 लोगों ने नहीं किया होता है, 100 में से 37 लोगों ने सड़क पर लड़कियों को नहीं छेड़ा होता है या घर में उनको असॉल्ट नहीं किया होता है।
दहेज में सबसे ज्यादा जलाया जाता है लड़कियों को, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन कई केसेस तो मैं जानता हूं जिसमें लड़कियों ने झूठ बोला है, सब ने प्लान बनाया और ऐसा किया। ये बहुत सीरियस मैं बातें कर रहा हूं, इन पर विचार होना चाहिए। दुनिया, समाज और कोई भी जो इवोल्यूशन हो रहा है वो दोनों मिलकर कर रहे हैं, कोई एक नहीं। जितना पुरुष का अधिकार जरूरी है उतना ही स्त्रियों का, और जितनी स्त्रियों की समानता जरूरी है उतनी ही पुरुषों की भी। अब आइए, आज जब हम देखते हैं इस ट्रेंड को, तो जब मैंने कुछ रिसर्च किया, मेरी टीम ने कुछ रिसर्च किया, तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाले जिन को ये आजकल का सो कॉल्ड जो फेमिनिज्म है, जो एक तरह से टॉक्सिक हो गया, जो फेमिनिज्म नहीं है, मैं फिर से ये वर्ड, इसको मुझे कोई दूसरा चूंकि ऑप्शनल वर्ड नहीं मिल रहा है तो मैं नहीं यूज कर पा रहा हूं, तो सो कॉल्ड फेमिनिज्म मैं बोल रहा हूं, तथाकथित स्त्रीवाद। उससे जो कुछ नतीजे आए हैं पुरुषों के पर्सपेक्टिव से, जो एक समाज को एक तरह से विकृत कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं। एजुकेशन में सरकारों ने एक तरह से, स्त्रियों का बहुत बुरा हाल था, बहुत रिप्रेजेंटेशन कम था उनका, तो सरकार, एनजीओज सब मिलकर उनकी मदद करने लगे स्त्रियों की, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इसमें पुरुष वाला साइड अनदेखा रह गया। तो पहला पॉइंट है कि मेन आर रिकॉर्डेड फेलिंग इन एजुकेशन। दूसरा, मर्दों का औरतों के कंपेयर में जॉब ज्यादा लूज होने लगा। एक तो जो मैंने आपको बताया इस तरह के 40 और 37% फेक वाले जो केसेस थे। दूसरी बात, कई जगह ऐसा देखा गया कि औरतों को मेन की जगह पर उनको प्रेफरेंस दिया गया, उनको जॉब दे दिया गया। थर्ड, इट्स हार्डर फॉर देम टू फाइंड अ जॉब देन अ सिमिलर स्किल और सिमिलर सेट और सिमिलर क्वालिफिकेशंस पर भी औरतों को पुरुषों से ज्यादा जॉब्स मिले अकॉर्डिंग टू द सर्वे। मेन आर सुसाइडिंग, मर्दों के सुसाइड करने की संख्या बढ़ी है। मेन आर टेकिंग एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं कंपैरेटिवली फेमिनिज्म के आने से पहले, या कि ये 20वीं सदी वाले फेमिनिज्म जो आया, जो बहुत एग्रेसिव था, जो रेडिकल था। ठीक है, जरूरी है, फेमिनिज्म बिल्कुल जरूरी था, लेकिन इसका नतीजा ये भी तो नहीं होना चाहिए था ना। दूसरी बात, डिवोर्स होना खुद अपने आप में ही, स्त्री हो या पुरुष हो, पेरेंट्स के तौर पर बच्चे हों, उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। लेकिन उसके बाद कई बार ऐसे, कई केसेस ऐसे हैं, एक जमाने में अगर हम 2017 से लेकर के 2022 तक के अगर पूरे के पूरे डेटा को देखें तो 53% एवरेज में डिवोर्स का केसेस स्त्रियों ने डाला है, और प्लान करके डाला है कि पुरुष की जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाए, यानी डिवोर्स और डिवोर्स के बाद जाने वाली संपत्ति, वो भी बहुत बड़ी समस्या है। Men are getting destroyed by marriages. कई बार ऐसा हुआ, कई सर्वे के मुताबिक ऐसा हुआ, टोटल कंक्लूजन ये आया कि कई पुरुषों ने स्त्रियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, लेकिन इसका जवाब ये नहीं है कि स्त्रियां पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद करें। Men are more easily labeled होता है, एक और मर्द के मामले में समाज तुरंत जजमेंटल हो जाता है, औरतों के मामले में भी तुरंत जजमेंटल होता है, फौरन, समाज की आदत है। लेकिन कुछ केसेस में औरतें विक्टिम होती हैं और पुरुष क्रिमिनल। अब आइए, क्या ये स्ट्रगल है, और क्या हर मर्द जो अपने बारे में, अपने थोड़ा सा इंटरेस्ट के बारे में सोच लेता है, वो मिसोजिनिस्ट हो जाता है, एंटी विमेन हो जाता है? क्या वो अपनी माँ का बेटा नहीं होता, अपनी बहनों का भाई नहीं होता, अपनी पत्नी का पति नहीं होता, अपनी बेटियों का बाप नहीं होता? ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं आर्मी में जो लॉन्गर सर्विसेज हैं या जो बैटलफील्ड में जो मामले होते हैं उसमें पुरुष होते हैं ज्यादा। लो पे जॉब्स पर काम करने वाले पुरुष होते हैं किसी भी कीमत, चूंकि उनके, हमारे समाज में पुरुषों का काम है इकोनॉमी संभालना, पैसा संभालना, और स्त्रियों का काम है परिवार देखना। लेकिन समाज तो असल में सबसे डेवलप्ड समाज कौन है, प्रोग्रेसिव समाज कौन है? जो प्रोग्रेस में मेल और फीमेल के काम को डिवीजन ऑफ वर्क के नाम पर सांस्कृतिक, देखिए समझिए, एक जो जैविक संरचना के हिसाब से, यानी बायोलॉजिकल जो फंक्शन है वो तो है ही, स्त्रियों का काम है मां बनना, दूध पिलाना। बाप डायरेक्ट मां नहीं बनता है, डायरेक्ट बाप नहीं बनता है, वो एक स्त्री की मदद से उसको मां बनाकर खुद बाप बनता है। उसी तरह कुछ चीजें हैं जो जैविक हैं, लेकिन उसको सांस्कृतिक, उसको सामाजिक स्वरूप दे देना, सोशल और कल्चरल बना देना बड़ा डेंजरस है। साइमन डी बेवर ने कहा था, एक बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, उसको औरत हम बनाते हैं, यानी हम उस पर इतनी सारी चीजें थोप देते हैं जिससे वो एक औरत बने। लेकिन उसका असर ये होना था कि स्त्री पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाए, न कि स्त्रियों को पुरुषों के कंधे पे या पुरुषों को स्त्रियों के कंधे पे किसी भी वाद के नाम पे, किसी भी इज्म के नाम पे चढ़ा दिया। अब आइए, कई जगह ऐसा हुआ कि वर्किंग इन लो पे जॉब्स, हु इज वर्किंग मल्टीपल जॉब्स टू सस्टेन, आपने देखा होगा, मैं जानता हूं, वो रैपिडो चला रहा है, वो उबर चला रहा है, उसके अलावा वो एक जोमेटो और उस तरह के दूसरे जो डिलीवरी बॉयज हैं उसके रूप में काम कर रहा है, ऑफिसेज में काम कर रहा है पुरुष। तो इसकी तो तारीफ की जाएगी ना। आप कहेंगे कि तो वो औरतों को क्यों नहीं कमाने दे रहा है? नहीं, वो कमाने दे रहा है, लेकिन घर और ये दोनों समाज, अभी हमारे समाज में कोई रेडिकल रातों रात परिवर्तन नहीं हो, तो हमें उस सिचुएशन के लिहाज से नजर रखना होगा। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, वेज गैप बहुत लंबा है, कहीं बहुत छोटे तबके में औरत मजदूर और मर्द मजदूर है,
उनके बीच का तबका मर्द को ज्यादा सैलरी मिलती है। तो यही चीजें बड़ी कंपनीज में भी होता है, लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि सेम स्किल, सेम क्वालिफिकेशन, सेम एक्सपीरियंसेस, लेकिन स्त्रियों की सैलरी पुरुषों से ज्यादा है। वो भी नहीं होनी चाहिए ना, डिग्निटी ऑफ वर्क होनी चाहिए ना। अब मैं आपको बताऊं, मैटरनिटी लीव्स मैं बिल्कुल फेवर में हूं। सिक लीव्स जो कि पीरियड्स के टाइम में वुमेन को दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको दिया जाता है उस वक्त जो कंपनीज के नुकसान होते हैं। अगर कंपनी पूरी तरह ये सोचने लगे तो बताइए क्या होगा। तो इसका गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए, ऑनेस्टी दिखानी चाहिए स्त्रियों को भी पुरुषों को भी। अब आइए धीरे धीरे क्या होने लगा, कई सारे ऐसे जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसा हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ जॉब, जिसमें पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को किसी और वजह से नहीं कि वहां स्त्रियां ही जरूरी हैं, लेकिन उनको दिए जा रहे हैं जॉब्स। ये भी गलत है ना। सो आप क्या सोचते हैं, क्या हम असल में जेंडर इक्वलिटी या असल जो फेमिनिज्म है उसके पैरोकार हैं, या हम किसी तरह के सो कॉल्ड फेमिनिज्म में फंस गए हैं? बन रही है पहल भारत।